जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एग्ज़ाम एडुकेटर में। तो कैसी चल रही है तैयारी? फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में। तैयारी इसलिए पूछता हूँ कि जिससे आप लगातार परीक्षा से जुड़े रहें और अपनी तैयारी लगातार करते रहें, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन से ही केवल और केवल पढ़ाई हो सकती है और ये सेल्फ मोटिवेशन डेवलप कराने का काम करता हूँ मैं केवल और केवल आपसे ये पूछकर कि कैसी चल रही है तैयारी। देखिए, अब बहुत दिन नहीं बचे हैं आपके एग्ज़ाम आने में यूपीएससी के। ठीक 4 या 5 दिन बचे हैं जिसमें यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा आपका। और उस यूपीएससी के एग्ज़ाम के दौरान 1 हफ्ते पहले ही एक प्रेशर बनना आपके दिमाग में शुरू हो गया होगा कि अब क्या किया जाए? रिवीज़न में कुछ पॉइंट अभी भी रह गए। तो आप चिंता मत करिए, आपकी तैयारी पूरी है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखकर आपको काम करना है। केवल और केवल ये जंग जीती जाती है माइंड से। अगर माइंड में स्टेबिलिटी है और लगनशीलता है तो 100% सिलेक्शन होगा, आप चिंता मत करिए। और ये क्लास आधे घंटे की आप बस देखते चलिए, क्योंकि ये क्लास वास्तव में क्या है कि आगामी एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसका मेन उद्देश्य ही है कि जो परीक्षाएँ आती जाएँगी उनके हिसाब से क्लासरूम प्रोवाइड कराना। वैसे तो हमें ये 3 महीने पहले स्टार्ट करनी चाहिए थी, जिससे आपके सारे टॉपिक यूपीएससी के कवर हो जाते, लेकिन फिर भी हम उन टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये साधारण किताबों में टॉपिक नहीं मिलते। उन टॉपिक की चर्चा कर रहा हूँ। यूपी पीसीएस भी आ रहा है, बिहार भी आ रहा है, कई एग्ज़ाम आपके लगातार लगे हुए हैं, उस पर बेस्ड आपकी बेहतर तैयारी हो जाए, इस पर फ़ोकस्ड होकर ये काम हो रहा है। और सिलेक्शन की चिंता मत करिएगा। ये क्लास मैंने टॉपिक बाई टॉपिक इसलिए नहीं रखी है, मैं अकस्मात एक टॉपिक इसलिए लेकर आता हूँ क्योंकि मैं जज करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि अगर आपके पास में ये टॉपिक आ जाए, सेम एग्ज़ाम की तरह, तो आप उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो या नहीं? कहीं कन्फ्यूज़ तो नहीं हो जाते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप क्वेश्चंस आते हुए भी गलत कर देते हैं? तो वो मिस्टेक ना हो आपकी, उसके लिए ज़रूरी है कि ये क्लास देखते रहिए। लगातार क्लास चलेगी 365 दिन, इसीलिए इसका नाम रखा गया है 365 डेज़ कॉन्सेप्ट क्लियर। अर्थात 365 दिन अकस्मात एक टॉपिक आएगा आपका, हम आपका आईक्यू चेक करेंगे कि कितना आपको याद रहा जो आपने पढ़ा था, और नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, हम उसका कॉन्सेप्ट बताएँगे और कॉन्सेप्ट बताकर आपसे एमसीक्यू कराएँगे, जिससे आपको हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा कि आप बहुत अच्छा कर गए। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में ज़रूर एक कमेंट लिख दिया करो, जिससे हमें ये पता चल जाए कि हाँ, हमारे विद्यार्थी जो है वो क्लास देखते हैं और उन्हें ये क्लास लगातार उनका इम्प्रूवमेंट भी कर रही है। इसलिए हाय हेलो ही लिख दिया करो, जिससे हमें ये पता लग जाए कि सच में आप लोग तैयारी के लिए तत्पर हो और आगे बढ़ना चाहते हो और आप में जोश है। देखो, सफलता एक दिन में नहीं जीती जाती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। ये आप मानकर चलिएगा। और निरंतरता ही सिलेक्शन दिलाती है। परिश्रम का कोई भी एक जो है तोड़ नहीं है, और आप में वो क्षमताएँ भी हैं, आप वो ज्ञान भी रखते हैं, फिर भी सिलेक्शन से दूर हैं अगर आप, तो ये गलती आप क्यों कर रहे हैं, इस पर आप विचार करिए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि लगातार ये क्लास देखते रहिए। अगर आप लगातार ये क्लास देखते रहेंगे तो आपको 1% भी अगर ज्ञान में डेली डेली बढ़ोतरी होती जाएगी, तो एक दिन ऐसा आएगा कि इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम शूट आउट। 365 दिन ये क्लास चलेगी, 1-2 दिन नहीं, जिसमें एक टॉपिक अकस्मात रूप से रखा जाएगा। जैसे आज का टॉपिक है मनी। मनी की तो हम लोग परिभाषा सब कुछ जानते हैं, लेकिन वास्तव में मुद्रा के कार्य क्या हैं, इसके बारे में चर्चा करूंगा आज। ये तो कहीं दिया ही नहीं रहता। यस, बस केवल हम लोग यही जानते हैं कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है।
केवल इतनी ही जानकारी रखते हैं हम लोग। अगर देखा जाए जो बड़ी किताबें हैं, मुद्रा क्या है? विनिमय का माध्यम है। अगर यहां पर यह क्वेश्चन आ जाता है कि मुद्रा के गौण कार्य क्या हैं या मुद्रा के प्राथमिक कार्य क्या हैं, द्वितीयक कार्य क्या हैं, आकस्मिक कार्य क्या हैं मुद्रा के, या मुद्रा के डायनेमिक एक तरह से फंक्शन क्या है, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसीलिए इस टॉपिक में उन सब बातों की चर्चा की जाएगी आपसे कि भाई एक्चुअली में मुद्रा के कार्य क्या हैं, जिस पर बेस्ड होकर मुद्रा कार्य करती है। टॉपिक इजी नहीं है, टॉपिक अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा कठिन भी है, लेकिन हम एक एक बिंदु को क्लियर करते हुए चलेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखना चाहते हैं क्या कि आपको मुद्रा के कार्य के संदर्भ में क्या जानकारी है और किस तरह से आप मुद्रा को पढ़े हुए हैं। हम एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के रूप में दे रहे हैं, उस एमसीक्यू के बेस्ड आपको जानकारी बताना है। अगर आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, हम हैं ना, मैं हूं ना, आपको संपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और आंसर भी बताएंगे। तो हमारा क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। मुद्रा का मूल्य का भंडार कार्य मुद्रास्फीति की अवधि में प्रभावी रूप से बाधित होता है। ठीक है, मुद्रा के भंडार का कार्य मुद्रास्फीति की अवधि में प्रभावी रूप से बाधित होता है। ठीक है, अगर इन्फ्लेशन आ जाता है तो मुद्रा के भंडार का जो कार्य है वो बाधित हो जाता है। मुद्रा का स्थगित भुगतानों का मानक कार्य वित्तीय प्रणाली के विकास के लिए आवश्यक शर्त है। ठीक है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। फटाफट आपको ये जवाब देना है कि इसके क्या आंसर सही होंगे। फटाफट जवाब देना, जिससे हमें ये पता लग जाए कि हाँ सच में आप जो है मुद्रा के कार्यों के बारे में पूरी अच्छी तरीके से परिचित हैं। बहुत अच्छी तरीके से आप परिचित हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया है और क्वेश्चन का जवाब आपको अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दो। तैयारी एक दिन में नहीं होती है, लेकिन एक दिन संपूर्ण हो जाती है। निरंतरता बनाए रखो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, आगे बढ़ते चलो। 100% घर पहुंच जाएगा सिलेक्शन का पत्र। धीरे 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 कछुए की चाल चलते चलो, मस्त होकर रहो, बिंदास होकर रहो और काम पर ध्यान दो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो बताइए फटाफट जवाब। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले तो मुद्रा के कार्य। तो कोई मुद्रा के कार्यों को अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था में व्यवहारिक रूप से मुद्रा का कार्य आता है और एक मुद्रा के वास्तविक जो कार्य होते हैं उसके रूप में इसको समझते हैं। ठीक है, तो मुद्रा के कार्यों की अगर हम बात करें तो मुद्रा के जो है 3 प्रकार से कार्य दिखाई देते हैं अर्थव्यवस्था में। ठीक है, मुद्रा के कार्यों की अगर हम बात करें तो 3 प्रकार से कार्य दिखाई देते हैं अर्थव्यवस्था में, उसको हमको यहां पर समझना होगा। पहला है प्राथमिक कार्य, दूसरा है द्वितीयक कार्य और तीसरा है आकस्मिक कार्य। पहला है प्राथमिक कार्य, दूसरा है द्वितीयक कार्य और तीसरा है आकस्मिक कार्य। 3 कार्य मुद्रा के रिप्रेजेंट होते हैं, उनको हमको समझना होगा। प्राथमिक कार्य मुद्रा का है, बिल्कुल उसी तरह से याद रखना, ग्राफ जो बनाया हूं इसको याद रखना, एक एक करके अब हम समझाते हुए चलेंगे, वो अलग बात है। लेकिन इस ग्राफ को आपको याद रखना है क्योंकि आपसे ये पूछेगा क्या मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। ये क्वेश्चन पूछेगा क्या मुद्रा का द्वितीयक कार्य क्या है। ये क्वेश्चन पूछेगा आपका मुद्रा का आकस्मिक कार्य क्या है, या मुद्रा का स्थितिक कार्य क्या है, या मुद्रा का डायनेमिक कार्य क्या है। समझ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन बनाता है मुद्रा के कार्यों से, और वो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाते हैं क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं मुद्रा के कार्यों को।
हम उसको निग्लेक्ट करके चल देते हैं। हमको लगता है कि यार छोड़ दो, ये तो हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है, और पूछा गया क्वेश्चन होता है और हमारा गलत हो जाता है। और ये टीचर भी नहीं पढ़ाता यूपीएससी में कहीं भी या पीसीएस में कहीं भी। क्या है उसको ज़रूरत? कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बनता है तो फिर गलत होता है, तो फिर हमें लगता है अरे यार ये तो हम पढ़े ही नहीं, कहीं दिखा ही नहीं, किसी बड़ी किताब में दिखा ही नहीं। एनसीईआरटी का पार्ट है, और एनसीईआरटी में भी उतनी बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया जितनी तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यूपीएससी ने कई बार इस पर क्वेश्चन बना दिया है। तो मुद्रा का कार्य पहला है, एक एक करके हम लोग यहीं पर समझते हुए चलेंगे, फिर बाद में पीपीटी हम पढ़ देंगे और चीजें समझा देंगे। विनिमय का माध्यम है, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को सरल बनाने का कार्य। विनिमय का माध्यम का मतलब है वस्तुएं और सेवाएं हैं, उनको आदान प्रदान को सरल बनाने का कार्य मुद्रा का विनिमय का कार्य कहलाता है, ठीक है। लेकिन वास्तव में विनिमय की सबसे बड़ी कमी क्या है कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना। इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? इसकी सबसे बड़ी कमी है आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना, सबसे बड़ी कमी है। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग तब तक एक तरह से, ठीक है, का दोहरा संयोग एक तरह से सबसे बड़ी कमी है इस विनिमय का माध्यम, ठीक। अर्थात हमारी आवश्यकता और उसकी आवश्यकता सेम मिले तो ही विनिमय का माध्यम बनेगी, तो ही विनिमय का माध्यम है। उस समस्या को हल करने का काम करती है ये मुद्रा। सबसे बड़ी एक तरह से विनिमय प्रणाली की जो कमी थी वो क्या था? आवश्यकता को एक तरह से दोहरा संयोग प्राप्त करना। तो मुद्रा का कार्य है विनिमय को आसान बनाना, अर्थात विनिमय प्रणाली के माध्यम को और सरल बनाने का काम करता है ये मुद्रा का कार्य। और ये दोहरे संयोग की समस्या का हल करता है, किसकी? आवश्यकताओं की। तो दोहरे संयोग की समस्या को हल करने का कार्य जो है प्राथमिक कार्य। जैसे आप एक एग्जांपल से समझ लो, हम जैसे दिल्ली में रहते हैं और मुझे एक किताब खरीदनी है, तो हम किताब की दुकान में जाते हैं, और किताब की दुकान में जाते हैं और उससे कहते हैं कि एक किताब दे दो, मुझे ये वाली किताब दे दो। वो कहता है 500 रुपए की है, मैं उसे 500 रुपए देता हूं। मुद्रा को वो स्वीकार करता है और स्वीकार करके किताब दे देता। अब विनिमय का माध्यम में तो गेहूं भी लेके जा सकता है, अगर उसको गेहूं की आवश्यकता नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मैं कहता ले भाई 1 किलो गेहूं ले ले या 10 किलो गेहूं ले ले, 50 रुपए के हिसाब से मुझे किताब दे दो, तो हो सकता है कि वो किताब ना देता। तो मुद्रा ने क्या किया कि आवश्यकताओं की दोहरे संयोग की समस्या का हल किया और विनिमय का एक सर्वोत्तम माध्यम अर्थात अच्छा माध्यम बनकर आई। तो मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है, प्राथमिक कार्य इसका याद रखना, ठीक। द्वितीय कार्य क्या है? मूल्य का मापक, ठीक है, मेजर ऑफ वैल्यू के रूप में जाना जाता है, या यूनिट ऑफ इकाई के रूप में जाना जाता है। यूनिट ऑफ एक तरह से अकाउंट के रूप में जाना जाता है। कैसे? इसको भी समझाओ, इसको भी समझाओ। जब हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने गए, ठीक है, तो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने गए तो उसको हम कैसे मापें? ये किसके बराबर हो सकती है? ये जैसे ये किताब है, ये किताब का हम कैसे मापें? किलोमीटर में मापें या मीटर में मापें या किस में मापें? हम कैसे कहें कि ये किताब एक तरह से बहुत ज्यादा अच्छी दाम की है? अगर मैं दूसरे ढंग से एक एग्जांपल और ले लेता हूं यहां पर, जिससे आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी। एक किताब और ले लेता हूं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं क्या, ये सोशल साइंस की किताब है और ये यहां पर क्या है कि एक किताब है, एक की मोटाई ज्यादा है, एक की मोटाई कम है। तो अब आप मोटाई के आधार पर इसका ज्यादा दाम, इसका कम दाम। लेकिन भार में अगर देखा जाए तो भार में ये भारी है और ये हल्की है, तो आप कहोगे किसे भार में ये भारी है, ये हल्की है, इसका दाम ज्यादा लेंगे। तो हमारा इकाई बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। ये मुद्रा वास्तव में क्या है कि मूल्य का मापन में सहयोग करता है, मूल्य के मापन में सहयोग करता है। मूल्य के मापन का मतलब है क्या कि अगर मैं अंडे की दुकान पर जाता हूं
और कहता हूं उससे एक गोल अंडा दे दो, ठीक है, गोल अंडा दे दो। एक दूध की दुकान पर जाता हूं, उससे कहता हूं दूध दे दो मुझे, कहता हूं क्या, दूध दे दो। चावल की दुकान पर जाता हूं तो उससे कहता हूं चावल दे दो। अब जब चावल दे दो तो इन तीनों वस्तुएं अलग अलग हैं। एक चावल है, एक लीटर में आता है दूध, एक दर्जन अंडे जो है, एक दर्जन अगर मैंने अंडे लिए तो दर्जन में आते हैं अंडे। तो तीनों का अगर देखा जाए तो यूनिट अलग अलग है मापने का। एक को हम नाप रहे हैं किसमें, किलो में, एक को माप रहे हैं लीटर में, एक को माप रहे हैं दर्जन में। सबको मापने का एक तरह से अलग अलग यूनिट है। तो वास्तव में क्या है कि उन सब के लिए, उन सभी एक तरह से जो मेजरमेंट है उनको एक समान मूल्य में कन्वर्ट करने का काम कर देती है मुद्रा। किसमें, उनके इक्विवेलेंट मुद्रा रखी जाती है, ठीक है, जिससे आप आसानी के मूल्य से तुलना कर सकते हो। बोले 10 रुपए दर्जन, 15 रुपए किलो, 20 रुपए का यहां पर क्या है, लीटर दूध। तो हमने क्या किया, एक मापक का मूल्य तय कर दिया, मूल्य का मापक कर दिया। एक तरह से क्या है, लेखा की इकाई के रूप में अपनी आर्थिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए हम मूल्य का मापक के रूप में भी इसका यूज कर लेते हैं कि भाई लीटर इक्वल टू रुपया, कितना रुपया हो सकता है, ठीक है। दूध को हमने माप दिया किससे, रुपए से। चावल को माप दिया किलो को बराबर रुपया से, एक यूनिट बना दी। अब इससे क्या हुआ, आसान हो गया हमारा विनिमय का माध्यम, हमारा विनिमय का माध्यम। अब मुझे दोहरे संयोग की आवश्यकता भी नहीं होगी और चीजें भी नहीं होंगी। तो दोनों को याद रखना, विनिमय का माध्यम मूल्य के मापक के रूप में रिप्रेजेंट होकर निकल कर आता है, ठीक। अब इन दोनों को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या है, प्राथमिक कार्य, प्राथमिक कार्य मूलभूत कार्य है, फंडामेंटल कार्य है। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य होता है, इसके बिना मुद्रा होना व्यर्थ है। इसमें दो कार्य शामिल होते हैं, अर्थात सबसे पहला कार्य जो मुद्रा का होता है, जिसके बिना मुद्रा होना ही व्यर्थ है, वो है पहला कार्य क्या, विनिमय का माध्यम है। विनिमय का माध्यम है, वस्तु को विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को हल करता है ये मुद्रा। तो विनिमय के माध्यम के रूप में दोहरे संयोग की समस्या का हल करने का काम करता है ये विनिमय का माध्यम। और दूसरा क्या है, मूल्य के मापक के रूप में या लेखा की इकाई के रूप में वस्तुओं और सेवाओं को मूल्य मापने और उसकी तुलना करने के लिए एक सामान्य इकाई का कार्य करती है मुद्रा। दूसरा कार्य इसका, ये याद रखकर चलेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं यहां पर द्वितीय कार्य। द्वितीय कार्य क्या है, अस्थगित भुगतानों का मानक, मूल्य का भंडारण और मूल्य का हस्तांतरण। अब ये क्या होता है द्वितीय कार्य के रूप में, द्वितीय कार्य अगर एक तरह से देखा जाए तो प्राथमिक कार्यों पर ही आधारित होते हैं ये, ठीक है। और आधुनिक अगर हम देखें अर्थव्यवस्था में तो मुद्रा की भूमिका को और विस्तृत करने का काम कर देते हैं ये द्वितीय कार्य। प्राथमिक कार्य पर ही आधारित हैं अगर देखा जाए, लेकिन अर्थव्यवस्था में ये बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाते हैं प्राथमिक कार्य की अपेक्षा, इसीलिए इनको द्वितीय कार्य कहने लगते हैं मुद्रा के रूप में। जैसे स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट के रूप में इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, जैसे मुद्रा भविष्य के किए जाने वाले भुगतानों की एक मानक इकाई प्रदान कर देता है, जिससे उधार संबंधी जो ऋण संबंधी है उसका लेन देन बड़े आराम से सुगम बना लेता है। अर्थात एक तरह से अस्थगित भुगतान, अस्थगित का मतलब है क्या, भविष्य में किए जाने वाले भुगतान या ऋण उसको भी सुगम बना लेता है, ठीक। जैसे समझो हमने अगर 20 लाख रुपए का ऋण लिया हुआ है, बैंक के साथ में एक सहमति हुई कि अगले 20 वर्षों तक हम हर महीने आपको एक निश्चित राशि पे करेंगे और उसकी इतनी किस्त निर्धारित करेंगे। भविष्य में किए जाने वाले भुगतान अर्थात ऋण की वापसी के लिए एक मानक इकाई के रूप में कार्य करते हुए हम स्थगित भुगतानों का भुगतान कर देते हैं। अगर मैं किसी से बैंक से, ठीक है, उधार ले रहा हूं तो उसका हर महीने में किस्त भर रहा हूं, हर महीने किस्त भर रहा हूं द्वितीय कार्य के रूप में। लेकिन अब हो क्या, मैंने किसी एक तरह से बैंक से 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए ले लिए तो मैंने भर दिया उसको, ठीक। लेकिन अगर ये व्यवस्था ना होती
तो ये सिस्टम चालू होता। मैं किसी से लेकर आता 4 बोरे गेहूं वो कहता मैं किस्तों में दूंगा। वो कहता अच्छा ये तो बेकार है, मुझे तो कुछ फायदा नहीं होगा। मैं कहता कि हर महीने आधा किलो ज्यादा दूंगा, तो वो भी ठीक नहीं होता, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो ये द्वितीय कार्य के रूप में क्या है, स्थगित भुगतानों का एक मानक के रूप में रिप्रेजेंट होकर निकल कर आता है। दूसरा, मूल्य का भंडारण। भविष्य में अगर कोई उपयोग कर रहा है, मुद्रा को संग्रहित कर रहा है तो इसका वास्तव में क्या है कि जो अगर देखा जाए, ठीक है, हमने भविष्य में भंडारण कर लिया मूल्य का, तो भविष्य में एक तरह से जब भंडारण किया तो एक तरह से अगर देखा जाए तो उसको संग्रहित करने का काम तो करा दिया। जैसे समझना, ठीक है, हमारी सैलरी 30,000 रुपए है। अब 30,000 रुपए है तो आप तुरंत नहीं खर्च करते हो पैसे को ठीक, अगर मुझे 30 बोरे मिलते तो वो मुझे पता है क्या, या टमाटर मिलता मुझे पेमेंट में, तो मेरे खराब हो गए होते 1 महीने में ही, 15 दिन में खराब हो गए होते, तो मैं 2 साल के लिए उसको भविष्य में संग्रहित कर सकता था। तो आप कहोगे नहीं कर सकते थे, लेकिन मुद्रा को संग्रहित कर सकता हूं। 10,000 रुपए अगर बैंक खाते में डाल दिए तो वो संग्रहित हो गए, अर्थात मूल्य का भंडारण किए हुए। अब आप कहोगे मुद्रास्फीति में तो प्रॉब्लम आ जाएगी सर, मुद्रास्फीति के कारण तो मूल्य स्थिर रहता नहीं है, उसमें गिर जाएगा। हाँ, वो चुनौती है, वो चुनौती है उसकी लेकिन मूल्य का भंडारण करके हमें यह दबाव तो नहीं है कि भाई हमारी मुद्रा जो है वो सड़ जाएगी, खराब हो जाएगी। 10,000 के 10,000 रुपए लगेंगे, भले उसकी क्रय शक्ति समय के अनुसार कम हो जाए, तो भविष्य में संग्रहित करने का एक कार्य कराने का काम कर देता है, अर्थात मूल्य का भंडारण कराने का काम कर देता है। वो अलग बात है, मैंने कहा ना, वो अलग बात है कि समय के अनुसार हो सकता है कि इन्फ्लेशन के कारण से उसकी वैल्यू कम हो, तो दूसरा काम ये भी हो सकता है। तीसरा, मूल्य का हस्तांतरण। एक स्थान से दूसरे स्थान बड़े आसानी से हस्तांतरण कर सकते हैं, जैसे यूपीआई के माध्यम से मैंने तुरंत भेज दिया किसी और थर्ड पर्सन को, तो मूल्य का हस्तांतरण भी कर सकता है। तो प्राथमिक कार्य आपको याद रखना, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन। द्वितीय कार्य क्या है, स्थगित भुगतानों का मानक, मूल्य का भंडारण और मूल्य का हस्तांतरण, इसका द्वितीय कार्य है मुद्रा का। ये बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखेंगे आप लोग, नहीं याद रहेगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि मुद्रा के प्राथमिक कार्य, द्वितीय कार्य, तृतीय कार्य अलग अलग पूछ सकता है। ठीक, आकस्मिक कार्य। आकस्मिक कार्य क्या है कि विशेष परिस्थितियों में, ठीक, विशेष परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार उत्पन्न होते हैं ये आकस्मिक कार्य। ये कैसे उत्पन्न होते हैं, विशेष परिस्थितियों के कारण से उत्पन्न होते हैं ये आकस्मिक कार्य। ठीक, जैसे इसके भी कई प्रकार हैं। साख का आधार, पूंजी की तरलता में वृद्धि, संसाधनों का कुशलतम उपयोग और राष्ट्रीय आय का विवरण। पहले द्वितीय कार्यों को हम लोग पीपीटी में देख लेते हैं, द्वितीय कार्यों को हम लोग पीपीटी में देख लेते हैं, ऐसे देख लेते हैं। द्वितीय कार्य स्थगित भुगतानों का मानक है। मुद्रा भविष्य में किए जाने वाले भुगतानों के लिए एक मानक इकाई प्रदान करती है, जिससे उधार और ऋण संबंधी लेन देन सुगम हो जाते हैं। याद रखना, ऋण संबंधी जो लेन देन है वो सुगम हो जाते हैं, अर्थात मुद्रा क्या है, अस्थगित भुगतानों का माध्यम बन जाती है। मूल्य का भंडारण कर देती है। मुद्रा का उपयोग भविष्य में उपयोग के लिए मूल्य को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि मुद्रास्फीति के कारण इसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है, वो अलग बात है, मुद्रास्फीति के कारण से इसका मूल्य स्थिर नहीं रहेगा। तीसरा क्या है, मूल्य का हस्तांतरण। मुद्रा के माध्यम से मूल्य को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है, ये भी है। ठीक है, जैसे आपका दोस्त बेंगलोर में है, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर दिया है, तो मूल्य का हस्तांतरण द्वितीय कार्य। अब यहां पर दोनों कार्यों के बाद में हमारा कौन सा कार्य बचता है, वो कार्य बचता है क्या, आकस्मिक कार्य। वो कार्य कौन सा बचता है, आकस्मिक कार्य। और आकस्मिक कार्य मैंने कहा विशेष परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार ये कार्य करता है। जैसे साख का आधार बनता है, ठीक है, अर्थात साख का आधार का मतलब है मुद्रा साख और ऋण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, साख का कार्य का मतलब है अकस्मात। जैसे अगर मुद्रा जमा के आधार पर हमें ऋण मिल जाता है,
ऋण मिल जाता है। जैसे मैंने जमा की मुद्रा, अगर 50,000 रुपया जमा है तो वो कहेगा यार इसके अकाउंट में तो 50,000 परमानेंट रूप से जमा है, और परमानेंट जमा है तो इस राशि को अगर मैं इसको दूंगा तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हर महीने इसकी सैलरी आ रही है, तो सैलरी आ रही है तो ऐसी कंडीशंस में क्या है, इसको ज्यादा पैसा हम दे दें तो अकस्मात कार्य हो गया है। आकस्मिक कंडीशंस में भी हमको एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड कराने का काम कर देता है, अर्थात साख का आधार बन जाता है। ये क्या बन जाता है, साख का आधार बन जाता है ये कार्य। दूसरा, पूंजी की तरलता में वृद्धि कर देता है। जैसे मुद्रा पूंजी को अधिक तरल बना देता है। मनी क्या है, कैपिटल को अधिक तरल बना देता है जिससे आसानी से निवेश किया जा सके। जैसे किसी के पास में अचल संपत्ति है तो अब वो एक तरह से तुरंत नकदी में बदलना चाहता है, वो चाहता है कि नकदी में हमें इसको एक तरह से बदलना है, ठीक। लेकिन उसके पास में मुद्रा है, ठीक है, मुद्रा है तो वो ज्यादा तरल संपत्ति है उसके पास में, ठीक है। तो वो यहां पर क्या है कि बड़े आसानी से अपनी मनी से कोई चीज खरीद सकता है, लेकिन संपत्ति से खरीद नहीं सकता है, संपत्ति से खरीद नहीं सकता है। तो मनी वास्तव में क्या है, किसी भी कंडीशंस में हमारी तरलता में वृद्धि कर देती है, पूंजी की तरलता में वृद्धि करती है, ठीक है, और निवेश को सुगम बनाने का काम कर देती है वास्तव में, ठीक है। तीसरा क्या है, संसाधनों का कुशलतम उपयोग कर देती है। जैसे मुद्रा संसाधनों के आवंटन को कुशलतम पूर्वक उपयोग भी कर सकती है। कैसे कर सकती है कुशलतम पूर्वक, मान लेते हैं मुद्रा के आधार पर वस्तु और सेवाओं का मूल्य निर्धारित होता है, ठीक है। यह मूल्य संकेत देता है कि किन संसाधनों की मांग अधिक है और किन संसाधनों की कम। अगर ज्यादा मूल्य होगा तो इसका मतलब है ज्यादा मांग है, अगर कम मूल्य होगा तो इसका मतलब है कम मांग है। यही तो है ना संसाधनों का। तो उनके आधार पर उत्पादक अपने संसाधनों को उन क्षेत्रों में आवंटन करता है जहां जिसकी ज्यादा आवश्यकता है, और कुशलतम प्रयोग करते हुए चीजों को लेकर आता है। तो संसाधनों के आवंटन में भी जहां उसे ज्यादा मूल्य मिलेगा ना, वहीं तो वो कुशलतम चीज को आवंटन करेगा ना, भैया ये ज्यादा खरीदी जा रही है, ज्यादा महंगी चीज आ रही है, इसको यहां पर डालो तो हमें ज्यादा फायदा होगी। तो कुशलतम आवंटन भी तो कर दिया ना संसाधन का। हर जगह संसाधन को यूज जो है वो नहीं किया जा सकता। जैसे मेरे पिताजी कहें कि तुम जाओ खेत में जाओ, ठीक, अब खेत में जाओ। दूसरी तरफ मेरे पिताजी कहें कि मैं पढ़ाने में जाऊं, मैं ही संसाधन हूं। अब मेरे पिताजी देखेंगे कि इस संसाधन का उपयोग खेत में करेंगे तो ये दिन भर में 500 रुपए कमा पाएगा, लेकिन अगर ये पढ़ाने जाएगा तो दिन भर में 1000 रुपए बना लेगा। तो कहां करेगा प्रयोग मेरे पिताजी? मेरे पिताजी मेरे संसाधन का प्रयोग करेंगे पढ़ाने में। कहेंगे पढ़ाने में जाओ, तुम वहां खेत में मत जाओ, खेत में हम दूसरा आदमी कर लेंगे, फिर भी हमें 500 रुपए का फायदा हो जाएगा। तो संसाधनों का कुशलतम उपयोग करने में भी हेल्प कर देता है कौन? ये। और राष्ट्रीय आय का विवरण ये भी तैयार करता है, ठीक है। मुद्रा उत्पादन से जो कारक आए हैं उनका हमें पता लग जाता है, जिससे राष्ट्रीय आय को पता लग जाता है कि भैया वेतन किसको कितना मिला है, कर्मचारी को कितना मिला है, मालिकों को कितना लाभ हुआ है, नौकर को कितना लाभ हुआ है, उन सब का पता लग जाता है मुझे किससे? इसी मुद्रा के माध्यम से। तो ये चारों कार्य यहां पर याद रखना, ये आकस्मिक कार्य है मुद्रा के, जो आकस्मिक कंडीशंस में एक तरह से रिप्रेजेंट होकर आते हैं। विशेष परिस्थितियों में हमको दिखाई देते हैं जो कार्य, वो आकस्मिक कार्य के रूप में जाने जाते हैं। तो कौन कौन से आकस्मिक कार्य हो गए देख लेते हैं। आपका आकस्मिक कार्य, ठीक है, ये कार्य अर्थव्यवस्था की विशेष परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार उत्पन्न होते हैं। विशेष परिस्थितियों और आवश्यकता, इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे साख का आधार बनता है, मुद्रा साख और ऋण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण, बैंक मुद्रा जमा के आधार पर ऋण साख का निर्माण करते हैं। लोग बैंकों में मुद्रा जमा करते हैं और बैंक इस राशि के आधार पर जरूरतमंदों को ऋण के रूप में देती है। इस प्रकार साख मुद्रा एक महत्वपूर्ण आधार बन जाती है। पूंजी की तरलता में वृद्धि, मुद्रा पूंजी को अधिक तरल बनाती है जिससे उसका आसानी से निवेश किया जा सकता है। यहां
जिसका आसानी से निवेश किया जा सकता है। यदि आपके पास कोई अचल संपत्ति है तो उसे तुरंत नकदी में बदलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन यदि आपके पास में मुद्रा है तो यह सबसे अधिक तरल संपत्ति है और इसे आसानी से किसी भी वस्तु या सेवा में बदला जा सकता है। अर्थात पूंजी को अधिक तरल बनाकर निवेश और व्यापार को सुगम बनाने का कार्य करती है। संसाधनों का अधिकतम कुशलतम उपयोग, मुद्रा संसाधनों के आवंटन और उपयोग को कुशलता पूर्वक बनाने में मदद करती है। मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारण होता है। यह मूल्य संकेत देता है कि किन संसाधनों की मांग अधिक है और किन की कम। इनके आधार पर उत्पादक अपने संसाधनों को उन क्षेत्रों में आवंटन कर सकते हैं जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है। इससे संसाधनों का कुशलतम उपयोग होते हुए दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात है राष्ट्रीय आय का वितरण। ठीक है, याद रखेंगे मुद्रा उत्पादन के कारकों के बीच राष्ट्रीय आय के वितरण में भी सहायक होती है। किसको यहां पर कितना पैसा मिल रहा है उसको भी देखने में सहायक होती है। और इस तरह से ये मुद्रा के कार्य। अब मुद्रा का महत्व क्या है, क्यों हम लोग एक तरह से मुद्रा को इतना ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं? तो मुद्रा का महत्व याद रखना क्या कि सबसे पहले तो वस्तु विनिमय की कमियों को दूर करने का काम करता है। दूसरा, आर्थिक लेन देन को सरल बनाने का काम करता है। तीसरा, मूल्य का सामान्य मापक के रूप में काम करता है और लेखांकन और बजटिंग में सुविधा के रूप में काम करता है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, आप देख लीजिएगा। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो कि वास्तव में आपको समझ में ना आ रहा हो। ठीक है, इसके अलावा मुद्रा के कार्यों के रूप में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो बजट और निवेश को प्रोत्साहन करने का काम करता है। ठीक है, ऋण और वित्तीय प्रणाली का विकास करता है, श्रम विभाजन और विशिष्टता को बढ़ाता है, बाजार के आकार का विस्तार करता है, सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में सहायक है और जीवन स्तर में भी सुधार करता है। अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा अधिक कुशल और उत्पादक अर्थव्यवस्था को जन्म देती है, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ती है और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है। बाकायदा मैं हट गया हूं यहां सामने से, आप लोग देख लीजिएगा, बड़े आराम से इसको आप लोग पॉज करके एक एक करके पढ़ लीजिएगा। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में ना आ रहा हो। यहां पर बड़े आराम से ये काम हो सकते हैं। ठीक है, अब मुद्रा के अगर देखा जाए तो फंक्शन व्यवहारिक रूप में कुछ और भी दिखाई देते हैं। व्यवहारिक रूप में कुछ और भी दिखाई देते हैं और वो व्यवहारिक रूप में दिखाई देते हैं स्टैटिक फंक्शन और डायनेमिक फंक्शन। इस रूप में मुद्रा के काम दिखाई देते हैं। अगर देखा स्टैटिक फंक्शन स्थिर कार्य है, ठीक है, और डायनेमिक फंक्शन के रूप में गतिशील कार्य है मुद्रा के। ये वास्तव में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक कार्यों का एक मिला जुला समायोजन होता है जो अर्थव्यवस्था में व्यवहारिक रूप से काम करते हुए दिखाई देती है मुद्रा। ठीक है, स्थिर कार्य वे कार्य है जो मुद्रा के मूलभूत और आवश्यक कार्य। क्या है? मूलभूत और आवश्यक कार्य। ये कार्य कौन से हैं? स्थिर कार्य। याद रखेंगे, ये कार्य कौन से हैं? स्थिर कार्य हैं, मूलभूत और आवश्यक कार्य मुद्रा के मूलभूत कार्य। ठीक है, वास्तव में क्या है कि जो डायनेमिक कार्य हैं ये अर्थव्यवस्था के विकास और संचालन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, यह अर्थव्यवस्था के विकास और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये विकास और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते एवं संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, अब ये तो वही है, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर देखा जाए तो हमने ये पॉइंट तो समझा रखे हैं। ठीक है, यही पॉइंट तो हमने एक तरह से सब समझा रखे हैं कि भैया ये सब चीजें क्या है, अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये कार्य जो हैं ये क्या है, स्टैटिक फंक्शन स्थिर कार्य हैं जो मुद्रा के कार्य होते हैं, मुद्रा में समाहित हैं, और ये मूलभूत आवश्यक कार्य हैं, मुद्रा में अपने आप ही समाहित हो जाते हैं। जैसे विनिमय का माध्यम है, वस्तु और सेवाओं के विनिमय का एक माध्यम बना देती है, सुगम कर देती है, आवश्यकता को आपस में जोड़ने का काम कर देती है मुद्रा। मूल्य का मापक है, लेखा की इकाई के रूप में काम कर देती है ये। मूल्य का भंडारण का मतलब है कि मुद्रा भविष्य में जो उपयोग के लिए मूल्य को संग्रहित करके एक साधन प्रदान कर देती है मुद्रा। और अस्थगित भुगतानों का मानक है,
भविष्य के जो भुगतान है, मुद्रा भविष्य में किए जाने वाले भुगतान ऋण के संदर्भ में क्या है, एक मानक के रूप में काम कर देती है। ये मुद्रा के स्थिर काम है, याद रखना, स्टैटिक फंक्शन है मुद्रा के। ठीक, यहां पर गतिशील काम के रूप में अगर देखा जाए तो निष्क्रिय संसाधनों को सक्रिय करने का काम कर देती है, अर्थात मुद्रा निष्क्रिय पड़े हुए संसाधनों, निष्क्रिय जो पड़े हुए संसाधन हैं उनको गतिमान बनाने का काम कर देती है। अब आप कहोगे कौन से, कैसे? ठीक, कैसे? जैसे मान लेते हैं आपने सोना खरीद लिया, ठीक, अब सोना खरीद लिया तो सोना अगर आपने खरीद लिया मुद्रा के माध्यम से तो सोना भी तो मुद्रा है, सोना भी तो मुद्रा है। ठीक, अब आपने क्या किया कि उस सोने को बैंक में रखा, तो निष्क्रिय संसाधन है वो सोना, आपने मुद्रा को क्या किया, ठीक है, बैंक में रखा सोने को, सॉरी, आप गए बैंक में सोना लेकर, सोने से पैसे ले आए, तो वो निष्क्रिय संसाधन था सोना, उससे पैसा मिला, आपने आर्थिक गतिविधियां संपन्न कर ली। तो ऐसी कंडीशंस में निष्क्रिय संसाधनों को गतिमान करना का कार्य करता है। दूसरा, बचत और निवेश में परिवर्तित करना, अर्थात बैंक में जमा करता है आदमी, वो उद्योगों को ऋण देते हैं, उद्योगों को ऋण देने का मतलब है निवेश करने का काम करता है। तो एक तरह से बचत और निवेश में परिवर्तन करने का काम करती है मुद्रा। साख का आधार है मुद्रा। साख का आधार का मतलब क्या है कि बैंक व्यापारियों को ऋण प्रदान करता है, ये भी है, तरलता प्रदान करती है। ठीक है, मुद्रा एक तरह से जो शेयर बेचकर व्यक्ति तुरंत ही क्या करता है, मुद्रा में कन्वर्ट कर सकता है, और मुद्रा में कन्वर्ट करके या फिर मुद्रा के माध्यम से उसको तुरंत यहां पर शेयर में कन्वर्ट कर सकता है, तो वो भी यहां पर करता है तरलता को। उपभोक्ता की पसंद को बढ़ा देता है। उपभोक्ता की पसंद को मतलब है क्या कि इच्छा अनुसार मोबाइल, कपड़े जो भी खरीदना चाहे उसको खरीदने का काम कर देता है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्पादन और रोजगार में भी वृद्धि कर देता है, अर्थात सड़क निर्माण करना है, कुछ भी करना है, उससे जो मुद्रा मिलती है व्यक्ति, जिससे रोजगार के अवसर होते हैं और उत्पादन के भी अवसर प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सारे कार्य किसके हैं, मुद्रा के कार्य हैं। ये सब के सब कार्य किसके हैं, मुद्रा के कार्य हैं। याद रखेंगे मुद्रा के यहां पर कार्य, मुद्रा के मूलभूत और आवश्यक कार्य हैं जो अर्थव्यवस्था के कामकाज को सुगम बनाते हैं। इनके अभाव में अर्थव्यवस्था ठीक से कार्य नहीं कर सकती है। स्थिर कार्यों में निम्नलिखित साधन है: विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का भंडारण और अस्थगित भुगतानों का मानक। ये याद रखेंगे सब, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक है, पूछता है ऐसे ही। गतिशील कार्य के रूप में ये कार्य अर्थव्यवस्था के विकास और संचालन में मुद्रा की सक्रिय भूमिका को दर्शाते हैं। निम्नलिखित साधन है: निष्क्रिय संसाधनों को गतिमान करना, बचत को निवेश में परिवर्तन करना, साख का आधार प्रदान करना, तरलता प्रदान करना, उपभोक्ता की पसंद को बढ़ाना और उपभोक्ता के रोजगार में वृद्धि करना। ये सब काम है यहां। ठीक है, ये हमने एक तरह से हट गए हैं, फिर पढ़ लीजिएगा, मैंने वैसे समझा दी हैं, सभी चीजें तो समझा दी हैं कि भैया ये एक तरह से रोजगार करता है, कुशल उपयोग को, निवेश को बढ़ावा देगा, जिससे उत्पादन और रोजगार के अवसर करेंगे। उपभोक्ता अपनी पसंद को बढ़ाएगा। अगर मुद्रा उपभोक्ताओं को अपनी आय की, अपनी पसंद के अनुसार विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को स्वतंत्रता प्रदान करता है और वो खरीद सकते हैं, मोबाइल खरीद सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर खरीद सकते हैं, उससे उपभोक्ताओं की पसंद को बढ़ाने का काम कर देता है। ये सारे कार्यों को मुद्रा के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलते हैं हम लोग अब क्वेश्चन आंसर की सीरीज पर। फटाफट बताइएगा पहला आंसर क्या होगा। यहाँ पहला आंसर क्या होगा? मुद्रा का मूल मुद्रा भंडार का कार्य मुद्रास्फीति के अवधि में प्रभावी रूप से बाधित होता है। यस, रह सकती क्षमता उसकी क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अर्थात मुद्रास्फीति की अवधि में मुद्रा कमजोर हो जाती है, ये बात आपको पता है। बिल्कुल 100% यहां पर क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। मुद्रा का अस्थगित भुगतानों का मानक कार्य वित्तीय प्रणाली के विकास के लिए आवश्यक शर्त है। यस, वित्तीय प्रणाली का अगर विकास करना है तो भविष्य के लिए भुगतान करना पड़ेगा, हमको ऋण देना पड़ेगा, नहीं तो वित्तीय अनुबंध करना मुश्किल हो जाएगा। वित्तीय अनुबंध करना एक तरह से मुश्किल हो जाएगा अगर हम भविष्य की रणनीति के अंतर्गत काम नहीं करें। शर्तों को तय करना और वित्तीय एक तरह से अनुबंधों को लागू करने के लिए ये एक आवश्यक शर्त है। बिल्कुल ठीक बात है यहां पर, अर्थात 1 और 2 इसमें सही आंसर के रूप में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है,
नेक्स्ट है, मुद्रा के निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य विनिमय प्रणाली में आंशिक रूप से मौजूद था लेकिन मुद्रा के आगमन के बाद अधिक कुशल और व्यापक हो गया। ठीक है, मुद्रा के निम्नलिखित कार्यों में कौन सा कार्य विनिमय प्रणाली में आंशिक रूप से मौजूद था लेकिन मुद्रा के आगमन के बाद अधिक कुशल और व्यापक हो गया। मुद्रा के आगमन के बाद में यहां पर तो विनिमय का माध्यम तो था ही, मूल्य का मापन करती थी पुरानी जो मुद्राएं थी। अगर देखा जाए जो विनिमय पद्धति थी उसमें भी तो यही होता था, मूल्य का भंडारण तो होता ही था, लेकिन सबसे बड़ी बात है यहां पर क्या है, मूल्य का मापन भी कर लेती थी, लेकिन ये यहां पर क्या है कि मूल्य का भंडारण करने का काम करना शुरू कर दिया। भंडारण करने का काम एक तरह से क्या है शुरू कर दिया, अधिक कुशल और व्यापक हो गया क्योंकि मूल्य का भंडारण करने। ठीक है, टिकाऊ वस्तुओं के मूल्य के भंडार के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाने लगा था। यही इसका सबसे सटीक आंसर के रूप में रिप्रेजेंट होगा। मुद्रा के गतिशील कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है? मुद्रा की गतिशील कार्यों, डायनेमिक कार्यों के बारे में पूछा है और डायनेमिक कार्यों के बारे में पूछा है तो बताइएगा कौन सा कथन अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका को आर्थिक लेनदेन के रिकॉर्ड करने और वित्तीय स्थिति का आकलन करने के लिए स्थिर ढांचा प्रदान करता है। यह वस्तुओं और पहली बात तो क्या है कि भविष्य के आर्थिक विकास और वित्तीय प्रणाली में दक्षता बढ़ाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाता है। यह भविष्य के लिए है। डायनेमिक कार्य तो भविष्य में एक तरह से क्या है, आर्थिक विकास और वित्तीय प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए जो कार्य होते हैं वो डायनेमिक कार्य कहलाते हैं, सक्रिय भूमिका के रूप में रिप्रेजेंट। अर्थात गतिशील का मतलब है क्या, मुद्रा जो है अर्थव्यवस्था के विकास में भूमिका निभाई, विकासोन्मुख पहलुओं से संबंधित होती है। ठीक है, जैसे बचत को निवेश में परिवर्तित करना, यह मुद्रा का कार्य होता है। निष्क्रिय संसाधनों को गतिवान प्रदान करना, यह मुद्रा का कार्य होता है। साख का निर्माण करना, व्यापारियों को पैसा देना, यह मुद्रा का कार्य है। ये सारे के सारे क्या है, डायनेमिक कार्य हैं मुद्रा के। वही पूछा है यहां पर, गतिशील कार्यों के बारे में पूछा है। सी इसका सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मुद्रा के मूल्य के मापक कार्य की प्रभावशीलता को कम करता है? मुद्रा के एक तरह से प्रभावशीलता को कम करता है। मुद्रा के मूल्य के मापक की प्रभावशीलता कब कम हो जाएगी? जब अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति आ जाएगी, उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति की कंडीशंस में। अभी बताए हैं अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो 100% आपको दिखाई देगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? फटाफट बताओ, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? ठीक है, मूल्य का मापक। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? मूल्य का मापक है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो क्वेश्चन है, ठीक है, मूल्य का मापक। एक सेकंड रुकिएगा, यहां है। ठीक, क्या होगा? सी। अभी बताएं, वस्तु विनिमय प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख कमी मुद्रा के विनिमय माध्यम द्वारा की जाती है? फटाफट बताइएगा। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली जो है वो कौन सी प्रमुख कमी मुद्रा के विनिमय के माध्यम द्वारा दूर की जाती है? तो आप बताइएगा। आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या, यही इसका आंसर होगा। सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बस यही है। तो ये रहे हमारे मुद्रा से संबंधित टॉपिक के क्वेश्चन। इसी तरीके से हम क्वेश्चन आपके लिए लाते रहेंगे और ये क्लास भी लगातार 365 दिन चल रही है। बस आप क्लास देखते चलिएगा। जो टॉपिक हमने क्लासरूम में नहीं करा पाए हैं उन टॉपिकों को भी इस माध्यम से कवर किया जाएगा और लगातार किया जाएगा। चिंता मत करिएगा, बशर्ते लगे रहिएगा। आप भी, हम भी लगे रहेंगे। चिंता मत करिएगा, सिलेक्शन आपके घर पहुंचाना है। 365 दिन ये क्लास चलेगी। फटाफट एक तरह से
क्वेश्चंस के आंसर बताइए अगर आपको पता है। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप देखिएगा क्लास पूरी शुरू से एंड तक, जिससे आपको ज्ञान मिल सके और चीज़ें बढ़िया निकल कर आ सकें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, शुभ रात्रि।